रात का समय है। टोनी, जोन्स, बोन्स एक जगह खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं। अचानक उनके दिमाग में गाड़ी से रेस लगाने का आइडिया आता है। जोन्स टोनी के साथ बैठ जाता है और बोन्स दूसरी गाड़ी में बैठ जाता है और दोनों ही तेज गति से जंगल की ओर चल पड़ते हैं। चारों तरफ घोर अंधेरा है और गाड़ियों की रफ्तार बढ़ती ही जा रही है। अभी जोन्स और बोन्स को एहसास होता है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वह रेस लगाने के चक्कर में जंगल में इतनी दूर आ चुके हैं कि जहां प्रेत आत्माओं का साया है। अभी बोन्स को ऐसा लगता है कि उसकी गाड़ी के सामने सफेद कपड़ों में कोई औरत खड़ी है। बोन्स औरत को बचाना चाहता है और गाड़ी दूसरी साइड में काट देता है, जिससे गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और गाड़ी आगे पेड़ में जाकर ठुक जाती है। इस हादसे को देखकर टोनी और जोन्स घबरा जाते हैं। वे अपनी गाड़ी रोकते हैं और पास जाकर देखते हैं कि बोन्स घायल हो चुका है। उसे इलाज की सख्त जरूरत है। अगर समय पर इलाज नहीं हुआ तो उसकी मौत भी हो सकती है। बोन्स की ये हालत देखकर दोनों घबरा जाते हैं। टोनी जोन्स से कहता है कि अब क्या होगा, इसकी तो गाड़ी भी पूरी तरह से टूट चुकी है। जोन्स बोन्स को अपनी गाड़ी में डालता है और उसे लेकर वहां से चले जाता है। टोनी जोन्स से कहता है कि हमें जल्द ही अस्पताल पहुंचना है, वरना बोन्स की जान को खतरा भी हो सकता है। तब जोन्स गाड़ी को बहुत तेज गति से चलाता है, लेकिन वह बहुत बड़ी गलती कर देता है। वह जल्दबाजी में रास्ता भूल जाता है और उल्टी दिशा में गाड़ी चलाने लगता है। अब जोन्स के साथ भी वही होता है जो बोन्स के साथ हुआ था। उसकी गाड़ी के सामने भी अचानक एक सफेद साड़ी पहने औरत आकर खड़ी हो जाती है। वह औरत को बचाने की कोशिश करता है और गाड़ी फिर पलट जाती है, लेकिन शुक्र है इस बार किसी को कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। टोनी जैसे ही गाड़ी के नीचे से निकलने की कोशिश करता है तो वह सामने का सीन देखकर घबरा जाता है, क्योंकि सामने एक ज़ोंबी खड़ा हुआ है। वह दोबारा वापस गाड़ी के नीचे ही चला जाता है। टोनी जोन्स से कहता है कि हमें गाड़ी की दूसरी साइड से निकलना होगा, क्योंकि बाहर ज़ोंबी खड़ा हुआ है। टोनी और जोन्स घायल बोन्स को लेकर दूसरी साइड से बाहर निकलते हैं और गाड़ी की साइड में छिप जाते हैं। बाहर खड़ा ज़ोंबी सबको घूर कर देख रहा होता है। ज़ोंबी उन तीनों को देख लेता है और वे गुस्से में तीनों की तरफ आगे बढ़ने लगता है, जिससे टोनी और जोन्स दोनों बुरी तरह घबरा जाते हैं। टोनी बोन्स से कहता है कि अब क्या करें, यह तो हमारे पास आ रहा है। टोनी और बोन्स के चेहरे पर डर साफ साफ दिखाई दे रहा है। जैसे ही ज़ोंबी गाड़ी की साइड उनको देखता है, तभी टोनी एक जोरदार कोनी ज़ोंबी के मुंह पर मारता है, जिससे ज़ोंबी हवा में उड़ता हुआ पेड़ से टकराकर नीचे गिरता है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए टोनी और जोन्स बोन्स को लेकर पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। अब टोनी को लगने लगता है कि वह ज़ोंबी का मुकाबला कर सकता है। अब उन्हें कोई खतरा नहीं है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं बल्कि बढ़ गया है, क्योंकि टोनी और जोन्स नहीं जानते कि वे दोनों एक बार फिर बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। जिस पेड़ के पीछे वे छुपे हैं, उस पेड़ के ऊपर पहले से ही एक ज़ोंबी सोया हुआ है। अब ज़ोंबी गाड़ी के पास आता है। वह देखता है वहाँ कोई नहीं है। ज़ोंबी गुस्से में आकर गाड़ी को एक लात मारता है, जिससे गाड़ी पलटकर सीधी हो जाती है और टोनी और जोन्स को लगता है कि हमारा आधा काम ज़ोंबी ने कर दिया है। टोनी जोन्स से कहता है कि मैं ज़ोंबी को जोरदार पंच मारने वाला हूँ। मौका देखकर तुम बोन्स को उठाकर गाड़ी में बैठा देना और उसको लेकर अस्पताल चले जाना। टोनी पीछे से जाकर ज़ोंबी को जोरदार पंच मारता है, जो बीच हवा में उड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है। जोन्स वैसा ही करता है। वह बोन्स को उठाकर गाड़ी की तरफ ले आता है, लेकिन एक बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। मारपीट की आवाज सुनकर पेड़ पर सोया हुआ ज़ोंबी जाग जाता है और वह ऊपर से कूदकर जोन्स पर हमला कर देता है। टोनी दौड़कर आता है और जोन्स को बचाने के लिए दूसरे ज़ोंबी पर जोरदार हमला करता है, जिससे ज़ोंबी दूर जाकर गिर जाता है। अब दोनों ज़ोंबी आकर इन तीनों को घेर लेते हैं। जोन्स टोनी से कहता है कि लगता है आज हमें कोई नहीं बचा पाएगा। टोनी जोन्स को हौसला देता है, हिम्मत मत हारो मेरे दोस्त, मैं दोनों ज़ोंबीज़ को एक एक पंच लगाता हूँ। तुम गाड़ी को लेकर तपस्वी जी के आश्रम पहुँच जाना। तुम्हें वहाँ तपस्वी जी के समाधि लेने से पहले ही पहुँचना है। अगर तपस्वी जी ने समाधि ले ली तो वह फिर हमारी सहायता नहीं कर पाएंगे
और वहाँ से लौटने में जल्दी करना, क्योंकि मैं इन ज़ोंबीज को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगा। जैसे ही टोनी पहले ज़ोंबी को पंच लगाता है, तभी दूसरा ज़ोंबी घायल पड़े बोन्स पर हमला कर देता है। टोनी दौड़कर आता है और दूसरे ज़ोंबी के मुंह पर लात मारता है, जिससे ज़ोंबी कला खाता हुआ बहुत दूर जाकर गिरता है। इतने में ही पहले वाला ज़ोंबी आकर टोनी को पीछे से पकड़ लेता है। जोन्स कहता है कि इस तरह ना तो हम तपस्वी के पास पहुंच पाएंगे और ना ही अस्पताल। टोनी जोन्स से गाड़ी में से एक लोहे की रॉड निकालने के लिए कहता है। जोन्स लोहे की रॉड निकाल कर देने ही वाला होता है, इतने में दूसरा ज़ोंबी आकर उसे भी पकड़ लेता है। अब टोनी किसी तरह अपने आप को ज़ोंबी से छुड़ाता है और फिर दौड़ कर आता है और दूसरे ज़ोंबी को लात मारता है, जिससे जोन्स भी बच जाता है। टोनी जोन्स से कहता है कि तुम अब शीघ्र ही गाड़ी लेकर निकल जाओ और आने की जल्दी करना, क्योंकि मैं ज़ोंबी को अब बहुत देर तक नहीं रोक पाऊंगा, क्योंकि जैसे जैसे रात होती जाएगी इनकी शक्ति दुगनी होती जाएगी और मैं कमज़ोर पड़ता जाऊंगा। जोन्स गाड़ी लेकर निकल जाता है और टोनी सोचता है कि अब मुझे बल से नहीं बल्कि बुद्धि से काम लेना होगा, क्योंकि मैं इन्हें अधिक समय तक नहीं रोक सकता। मेरी शक्ति क्षीण होती जा रही है, मैं कमज़ोर होता जा रहा हूँ। लेकिन कैसे? तभी टोनी को याद आता है कि उसकी शर्ट के पॉकेट में कुछ मिर्चें रखी हुई हैं। वह मिर्चों को हाथ से मसल कर चूरा करता है। जैसे ज़ोंबी उसके पास आते हैं, वह मिर्च उनकी आंख में डाल देता है और मौका पाकर घायल बोन्स को लेकर झाड़ियों में छिप जाता है। उधर जोन्स जैसे ही तपस्वी जी के आश्रम पहुंचता है, वह देखता है कि तपस्वी जी समाधि ले चुके हैं। वह देखकर घबरा जाता है, सोचता है जिस बात का डर था वही हुआ। अब वह गुस्से में गाड़ी के एक्सीलरेटर पर पैर रख देता है और गाड़ी ठुक जाती है और जोन्स बेहोश हो जाता है। उधर दोनों ज़ोंबीज को पता चल जाता है कि टोनी झाड़ी में छिपा है। वह बहुत बड़ा पहाड़ उखाड़ लेते हैं और झाड़ी के ऊपर गिरा देते हैं। टोनी बोन्स के ऊपर पहाड़ बहुत ही तेज गति से टोनी और बोन्स के ऊपर गिरने के लिए आ रहा है। टोनी बोन्स के ऊपर ढाल बनकर लेट जाता है और पहाड़ अचानक से तेज गति से नीचे गिरने लगता है। अब पहाड़ टोनी और बोन्स के ऊपर गिरने से थोड़ा सा ही बच रहा है। अचानक देखते हैं कि पहाड़ वहीं रुक जाता है। दोनों ज़ोंबीज चक्कर में पड़ जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। अचानक पहाड़ ऊपर उठता है। वह ज़ोंबीज की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। वह देखते हैं कि तपस्वी जी वहाँ खड़े हैं। उन्होंने पहाड़ को हाथों पर रोक रखा था। अब पहाड़ तेजी से जाकर दोनों ज़ोंबी से टकरा जाता है। दोनों ज़ोंबीज बहुत ही दूर जाकर गिर जाते हैं। टोनी तपस्वी जी को देखकर बहुत खुश होता है। वह तपस्वी जी से घायल बोन्स को अस्पताल ले जाने के लिए कहता है। तपस्वी जी और टोनी बोन्स को उठाकर गाड़ी की तरफ ले जाते हैं। तभी टोनी देखता है कि जोन्स गाड़ी में घायल और बेहोश पड़ा हुआ है। घायल बोन्स को गाड़ी में डाल देते हैं। टोनी तपस्वी जी से कहता है कि हमें जोन्स को जल्दी ही होश में लाना होगा। तपस्वी जी जोन्स को होश में लाने के लिए पानी के छींटे उसके मुंह पर मारते हैं। वह होश में आ जाता है। वह आंखें खोलकर देखता है तो आश्चर्यचकित रह जाता है। वह तपस्वी जी से पूछता है कि आप तो समाधि ले चुके थे, मैं भी बेहोश हो चुका था, फिर आपको इस सब के बारे में किसने बताया? फिर आप यहाँ कैसे आए? तपस्वी जोन्स से कहते हैं कि जब उसकी गाड़ी पेड़ से टकराई थी तो उसकी गति इतनी तीव्र थी कि मेरी समाधि भंग हो गई थी। मुझे क्रोध आया, लेकिन जब मैंने आंख खोलकर देखा तो मैं समझ गया कि यह लोग जरूर किसी मुसीबत में हैं। इसलिए मैंने अपनी योग शक्ति से पहले सब कुछ पता किया, फिर तुम्हें भी गाड़ी में डालकर यहाँ ले आया। टोनी कहता है कि अब हमें जल्दी बोन्स को अस्पताल पहुँचाना होगा, हमारे पास समय बहुत कम है। तपस्वी जी और वे दोनों बोन्स को अस्पताल ले जाने के लिए गाड़ी में सवार हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही सामने का दृश्य देखते हैं तो दंग रह जाते हैं। सामने दो ज़ोंबीज खड़े हुए हैं और एक राक्षस भी है जो बहुत ही लंबा चौड़ा और डरावना है। टोनी तपस्वी जी से कहता है कि हमें इन्हें चकमा देकर यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि अगर हम इनसे लड़ने में समय गंवाएंगे तो बहुत देर हो जाएगी और बोन्स को बचाना मुश्किल हो जाएगा। हमारे पास समय बहुत कम है। वे ये सब बातें ही कर रहे थे
तभी अचानक राक्षस हमला कर देता है। वह एक शक्ति छोड़कर गाड़ी के दोनों पहिए निकाल देता है और पहिए टूट जाते हैं। यह देखकर सभी दंग रह जाते हैं। वे सोचने लगते हैं कि अब क्या होगा। अब बोन्स को बचाना मुश्किल है। अब तपस्वी जी कहते हैं कि ये राक्षस बहुत ही शक्तिशाली है, इसको हराना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए मैं इस पर हमला करूंगा और हमें यहाँ से बोन्स को लेकर भागना होगा और जल्द ही अस्पताल पहुंचाना होगा। अब तपस्वी जी हमला करते हैं। वह पहला हमला ज़ोंबीज़ पर करते हैं, जिससे ज़ोंबीज़ बहुत दूर जाकर गिरते हैं, और दूसरा हमला राक्षस पर करते हैं, जिससे राक्षस एक मजबूत जंजीर द्वारा एक पेड़ से बंध जाता है। तपस्वी जी अपनी योग शक्ति से एक गोला खींच देते हैं। जोन्स और टोनी से कहते हैं कि इस गोले के बाहर मत आना, मैं बहुत जल्द ही बोन्स को अस्पताल छोड़कर तुम्हें लेने आऊंगा। मेरे अंदर अभी इतनी क्षमता नहीं है कि मैं 3 मनुष्यों को अपनी योग शक्ति से लेकर उड़ सकूं। मैं जब तक वापस नहीं आता तब तक तुम गोले के अंदर ही रहना। अब तपस्वी जी घायल बोन्स को अपने कंधे पर उठाकर अपनी योग शक्ति से अस्पताल की ओर लेकर उड़ जाते हैं। अब दोनों ज़ोंबी खड़े होकर उन पर हमला करने की कोशिश करते हैं। वे जैसे ही उन पर हमला करने आगे बढ़ते हैं, गोले के पास आते ही उन्हें करंट लगता है। दोनों ज़ोंबी डरकर पीछे हट जाते हैं। टोनी और जोन्स दोनों ज़ोंबी को नाकाम देखकर बहुत खुश होते हैं। लेकिन ये क्या, ये तो एक नई मुसीबत आ गई है। अब दोनों ज़ोंबीज राक्षस को छुड़ा रहे हैं और उन्होंने राक्षस को छुड़ा भी दिया है, और राक्षस अपनी जादुई शक्तियों से जमीन के अंदर एक सुरंग बनाता है जो गोले के अंदर जाकर निकलती है। दोनों देखकर हैरान रह जाते हैं, पूरी तरह घबरा जाते हैं। अब एक ज़ोंबी सुरंग के अंदर से होता हुआ गोले में प्रवेश करता है। जैसे ही उसका मुंह गोले के अंदर से ऊपर की ओर आता है, टोनी और जोन्स उसके मुंह पर लात बजाने लगते हैं। वे घबराकर नीचे चला जाता है। टोनी और जोन्स की इस हरकत से राक्षस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इस बार राक्षस चाल खेलता है। वह एक ज़ोंबी को सुरंग के द्वारा अंदर भेजता है। जैसे ज़ोंबी बाहर को मुंह निकालता है, दोनों उसके मुंह पर लातें बजाने लगते हैं। इसी बीच राक्षस जादुई शक्ति से दूसरी सुरंग खोद देता है और दूसरा ज़ोंबी उसके अंदर से चला जाता है और पीछे से गोले में पहुंच जाता है। दूसरा ज़ोंबी टोनी और बोन्स को पीछे से गर्दन से पकड़ लेता है, लेकिन वे दोनों लगातार पहले ज़ोंबी पर लात बरसाते हैं, जिससे पहले वाला ज़ोंबी अंदर सुरंग में धंस जाता है। दूसरा ज़ोंबी पीछे से दोनों को बुरी तरह दबोच लेता है, जिससे दोनों तड़पने लगते हैं, फड़फड़ाने लगते हैं। दोनों का दम निकलने लगता है। लेकिन तभी जोन्स को ध्यान आता है कि उसकी जेब में कुछ चाकू टाइप रखा है। वह जेब से चाकू निकालता है और पीछे वाले ज़ोंबी के पेट में घुसा देता है, जिससे वो दोनों को छोड़ देता है। वह गिर जाता है। अब राक्षस और ज्यादा क्रोधित हो जाता है। उसकी आंखों में खून उबलने लगता है। वह गुस्से में सब कुछ तहस नहस कर देना चाहता है। इतने में ही पहले वाला ज़ोंबी सुरंग के अंदर से निकलता है और दोनों पर हमला कर देता है। दोनों ज़ोंबीज लड़ने लगते हैं। टोनी और जोन्स एक साथ हाथ पकड़कर ज़ोंबीज को जोरदार पंच मारते हैं। ज़ोंबी उड़ते हुए दूर जाकर गिरते हैं, लेकिन वह तुरंत उठ जाते हैं और वापस फिर से हमला कर देते हैं। इस बार दोनों बुरी तरह भयभीत हो चुके हैं, क्योंकि इस बार हमला बहुत ही खतरनाक है। ज़ोंबीज बहुत ही तीव्र गति से हवा काटता हुआ सुरंग के अंदर से होकर गोले में निकलता है और दोनों को पंच मार देता है। दोनों दूर जाकर गिरते हैं। आखिर वही हुआ जिस बात का डर था। वे दोनों ज़ोंबीज से लड़ते लड़ते गोले से बाहर आ गए। अब टोनी और जोन्स के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा है और राक्षस अत्यधिक प्रसन्न हो रहा है, क्योंकि दोनों गोले से बाहर आ गए हैं। राक्षस दोनों पर एक शक्ति छोड़ता है, जो शक्ति जोन्स को बचाने के चक्कर में टोनी को लगती है। अब टोनी और जोन्स के चेहरे पर डर साफ साफ दिखाई दे रहा है और राक्षस अत्यधिक प्रसन्न हो रहा है, क्योंकि उसने दोनों को ही गोले से बाहर निकाल दिया है। टोनी वहीं पर बेहोश हो जाता है। जोन्स अपने दोस्त को बेहोश देखकर ये बर्दाश्त नहीं कर पाता है। वह गुस्से से पागल होने लगता है
और राक्षस को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन राक्षस भयानक शक्ति का प्रयोग कर उसे बेहोश कर देता है। राक्षस जोन्स और टोनी को जान से मारने के लिए एक पेड़ उखाड़कर उनके ऊपर फेंक देता है, लेकिन पेड़ अचानक बीच में फट जाता है। राक्षस चक्कर में पड़ जाता है। तभी वह देखता है कि वहां तपस्वी जी आ चुके हैं। अब राक्षस की खैर नहीं। अपने शिष्यों को घायल अवस्था में देखकर तपस्वी जी के क्रोध की सीमा नहीं रहती। वे ज़ोंबीज पर भयंकर प्रहार कर देते हैं। उनके प्रहार से ज़ोंबीज वहीं ढेर हो जाते हैं। अब तपस्वी जी क्रोध में आकर राक्षस को एक स्ट्राइक मारते हैं। राक्षस दूर हो जाता है और दूर जाकर गिरता है। तपस्वी जी के भयंकर प्रहार का असर इतना था कि राक्षस ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। अब तपस्वी जी दूसरा स्ट्राइक मारते हैं और राक्षस दूर जाकर गिर जाता है। फिर तपस्वी जी अपनी मंत्र शक्ति से राक्षस पर बिजली टाइप गिराते हैं, जिसके प्रभाव से राक्षस के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और तपस्वी जी अपने शिष्यों को होश में लाते हैं और घर वापस चले जाते हैं। गर्मियों की छुट्टी हो गई थी। राजू अपने मॉम डैड के साथ छुट्टी मनाने शहर से कहीं दूर जा रहा था। अचानक रात हो जाती है। राजू के डैड गाड़ी रोकते हुए कहते हैं, हमें रात तक यहीं किसी विला में रुकना होगा, रात काफ़ी हो गई है। लेकिन राजू अपने डैड से कहता है, पापा इस डरावने जंगल में हमें विला कहाँ मिलेगी। तभी राजू की मॉम कहती है, मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लग रही है, हमारे वाटर बॉटल में पानी भी नहीं है। तभी राजू के पापा राजू से कहते हैं, तुम दोनों यहीं पे रहो, मैं पानी और किसी विला का बंदोबस्त करता हूँ। रात सुनसान थी। राजू के पापा वाटर बॉटल लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। इधर रात काफ़ी हो गई थी। राजू अपनी मॉम से कहता है, मॉम मैं अभी आया, मुझे टॉयलेट लगी है। मॉम घबराते हुए कहती है, बेटा जल्दी आना, बहुत अंधेरी रात है और पापा भी अब तक नहीं आए। राजू टॉयलेट के लिए निकल जाता है। मॉम गाड़ी के पास ही रुकी हुई है। काफ़ी देर होने के बाद राजू वापस आता ही नहीं है। मॉम घबराते हुए गाड़ी के पास से राजू की ओर जाती है। उस पूरे जंगल में दूर दूर तक कोई भी नहीं दिख रहा था। अब मॉम की हालत खराब हो चुकी थी, क्योंकि राजू भी बहुत देर से वापस नहीं आया और राजू के पापा भी अब तक वाटर बॉटल लेकर नहीं आए। मॉम का गला प्यास से सूख रहा था। वो जोर जोर की आवाज़ें लगाने लगी, राजू राजू। पूरे जंगल में पंछी के चहचहाने की आवाज़ें आने लगी। उस आवाज़ को सुनकर मॉम और भी ज़्यादा डर रही थी। तभी पीछे से मॉम को कोई पकड़ता है। मॉम डर के झट से पीछे मुड़ती है और देखती है कि राजू के पापा वाटर बॉटल लिए हुए हैं। अब मॉम एक लंबी सांस लेती है और राजू के डैड को राजू के वापस ना आने की सारी बात बता देती है। राजू के डैड भी इस घने जंगल को देखकर घबरा जाते हैं। वो मॉम से कहते हैं, चलो हम लोग ढूंढते हैं। मॉम और डैड दोनों उस जंगल में चले जाते हैं जहाँ पंछी चहचहा रहे थे। मॉम और डैड को डर भी लग रहा था। अचानक से डैड को सामने एक विला दिखता है। डैड मॉम को बताते हैं, वो देखो विला, हमारा राजू वहीं होगा। और वो लोग तेजी से विला की ओर बढ़ते हैं। लेकिन ये क्या, विला के अंदर घुसते ही लाइट चली जाती है। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा। डैड मॉम से कहते हैं, तुम डरो मत, कुछ नहीं होगा। विला के अंदर से तरह तरह की आवाज़ें आ रही थी। मॉम और डैड विला के अंदर राजू को आवाज़ लगा रहे होते हैं, राजू राजू। लेकिन कहीं से कोई भी आवाज़ नहीं आती है। अचानक राजू की मॉम एक कमरे को खोलती है। गेट अचानक से खुलता है। लेकिन ये क्या, सामने राजू चेयर पे बैठा रहता है। मॉम राजू को देखकर खुश हो जाती है और कहती है, बेटा राजू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। डैड भी वहाँ आ जाते हैं। राजू का वापस कोई जवाब नहीं आता है।
मॉम राजू के पास जाती है और कहती है, चलो बेटा, हम लोग तुम्हें लेने आए हैं। इतने में ही राजू मॉम का गला पकड़ लेता है। डैड हड़बड़ाते हुए राजू के हाथों को पकड़कर मॉम को छुड़ाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं, राजू, ये क्या कर रहे हो तुम? राजू गुस्से में था और अपने डैड को धक्का देते हुए कहता है, वही जो मुझे बरसों पहले करना चाहिए था। राजू की आवाज़ भी बदली हुई थी, मानो कोई बुरा साया राजू के अंदर घुसकर बैठा हो। राजू के डैड पीछे की ओर गिर जाते हैं। मॉम का गला दबने से गला घुटने लगता है। तभी राजू के डैड जल्दी से उठते हैं और जिस चेयर पे राजू बैठा हुआ था उसी चेयर को उठाकर राजू की ओर फेंकने वाले होते हैं। तभी राजू डैड से रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए अपनी ही आवाज़ में कहता है, पापा, आप मुझे मारोगे पापा? मुझे चोट लग जाएगी पापा। ये सुनकर राजू की मॉम और उसके डैड दोनों हैरान हो जाते हैं। तभी राजू के डैड चेयर नीचे रख देते हैं। लेकिन ये क्या? राजू अचानक से वो चेयर उठाकर डैड को फेंक के मारता है और डैड जख्मी हो जाते हैं और राजू वहाँ से दौड़कर भागने लगता है। डैड और मॉम उसी कमरे में परेशान दौड़ते हुए राजू की ओर भागते हैं और राजू भी आगे आगे भाग रहा होता है और ज़ोर ज़ोर से मॉम डैड को चिल्लाते हुए भागते हुए कहता है, पकड़ो, पकड़ो, मुझे पकड़ो। राजू की आवाज़ भी बदली हुई थी। अचानक आगे भागते भागते राजू कहीं गायब हो जाता है। मॉम और डैड आवाज़ लगाते रहते हैं। तभी उस विला की ओर एक बुढ़िया टॉर्च लिए आ रही थी। राजू की मॉम उसे देखकर डर जाती है। तभी वो बुढ़िया पास आते हुए कहती है, डरो मत, मैं इस विले की मालकिन हूँ। मॉम और डैड अभी भी डरे हुए थे। तभी वो बुढ़िया उन दोनों से डरने का कारण पूछती है। मॉम डरे डरे उस बुढ़िया को सारी बात बता देती है। वो बुढ़िया औरत उन दोनों को हिम्मत देते हुए कहती है, घबराओ मत, तुम्हारे बेटे में मेरे बेटे की आत्मा आ गई है। मॉम और डैड दोनों ही डर जाते हैं और हैरानी से पूछते हैं, क्या मेरा बेटा अब ठीक नहीं हो पाएगा? तभी वो बुढ़िया कहती है, 15 साल पहले मेरे बेटे राहुल की 10 साल की उम्र में ही मौत हो गई थी। उस वक्त वो बहुत छोटा था। तभी से राहुल यहाँ आए सभी लोगों के बच्चों के शरीर में घुसकर उनसे दोस्ती करना चाहता है, उनके साथ खेलना चाहता है। मॉम और डैड डरे हुए सहमे हुए उनकी बातों को सुन रहे थे। तभी उधर से राजू आ रहा होता है और उस बुढ़िया को माँ कहकर पुकारता है। ये सुनकर मॉम और डैड हैरान हो जाते हैं और वो डरे हुए उस बुढ़िया से बोलते हैं, ये तो मेरा बेटा है, आपको ये कैसे माँ कह रहा है? तभी राजू गुस्से से मॉम और डैड का गला दबाने लगता है और कहता है, तुम नहीं हो मेरे मॉम और डैड, मेरी माँ ये है। तभी वो बुढ़िया राजू को छुड़ाते हुए कहती है, बेटा छोड़ दो बेटा इन्हें। राजू ये सुनकर उन्हें छोड़ देता है। तभी वो बुढ़िया राजू से कहती है, बेटा तुम इसके शरीर से निकल जाओ, ये लड़के के मम्मी पापा हैं। तभी राजू गुस्से में कहता है, नहीं, मैं इसे मारकर अपने साथ रखूंगा और इसके साथ खेलूंगा। ये सुनकर मॉम रोते हुए कहती है, बेटा छोड़ दो मेरे बेटे को, हमारा एक ही बेटा है। तभी वो बुढ़िया अपने राजू से कहती है, इसके शरीर से बाहर निकल जाओ, इन्हें जाने दो, तुम मेरे साथ खेलो, आओ हम लोग साथ मिलकर खेलेंगे। ये सुनकर राजू वहां से भागने लगता है और उसके पीछे पीछे मॉम और डैड भी भागते हैं कि राजू जोर जोर से बोलता है, आओ मुझे पकड़ो पकड़ो, और अचानक आगे जाकर गिर जाता है। राजू बेहोश हो चुका था। सभी उसको होश में लाने की कोशिश करते हैं। थोड़ी ही देर में राजू अपनी आंखों को खोलता है और वो अपनी मॉम को गले लगाता है और पूछता है, हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं?
विला मिल गया क्या हम लोगों को? ये सुनकर मॉम और डैड खुश हो जाते हैं और राजू को चलने को कहते हैं और गुड़िया भी उन सभी को जाने को कहती है। राजू अपने मॉम डैड के साथ विला से बाहर निकल रहा होता है और विला के अंदर से अभी भी एक आवाज आ रही थी, आओ मुझे पकड़ो, पकड़ो मुझे, आओ पकड़ो। ये कहानी है डरावने कब्रिस्तान की, जहां भूतों और चुड़ैलों का रहना होता था। कब्रिस्तान से ही थोड़ी दूर एक फ्लैट में गोलू अपने परिवार के साथ रहने आया हुआ था। गोलू के पापा का दफ्तर से ट्रांसफर कर दिया जाता है। गोलू अपने मम्मी पापा के साथ नए घर में शिफ्ट हो जाता है, जो कि कब्रिस्तान के बगल में ही रहता है। लेकिन गोलू को क्या पता था कि ये घर एक भूतिया घर है। मम्मी घर पहुंचते ही पापा से कहती है, घर तो बहुत बड़ा है, हम लोग यहाँ आराम से रह पाएंगे। गोलू अपनी मम्मी को चुपचाप देख रहा था। उसे यहाँ आना ठीक नहीं लग रहा था। पुराने वाले घर के पास गोलू के बहुत सारे दोस्त थे। रात होने लगती है। गोलू अपने मम्मी पापा के साथ सोया हुआ रहता है। अचानक से गोलू उठ जाता है। वो देखता है कि मम्मी उसके पास में ही सोई हुई थी, जो कि अब वहां नहीं थी। गोलू डर जाता है, चारों तरफ देखता है। वहां पे अजीब अजीब सी आवाजें आ रही होती हैं। तभी गोलू अपने पापा को जगाता है और बताता है कि मम्मी पास में ही सोई थी, जो अब यहाँ नहीं है। कहाँ गई? गोलू के पापा भी हैरान हो जाते हैं। वो चारों तरफ देखते हैं। फिर वो देखते हैं कि दरवाज़ा खुला हुआ है। वो लोग समझ जाते हैं कि मम्मी बाहर गई हुई है। तभी गोलू बिस्तर से उठकर गेट की तरफ बढ़ता है। बाहर निकल के देखता है तो पास में उसे कब्रिस्तान दिखता है और वहां से तरह तरह की आवाज़ें आती रहती हैं। गोलू डरा हुआ था। तभी पीछे से उसके पापा आते हैं। वो कहते हैं कि चलो, हम लोगों को कब्रिस्तान में जाकर देखना होगा। गोलू डरा हुआ है, सहमा हुआ है, लेकिन फिर भी वो अपने पापा के साथ पीछे पीछे चला जाता है। कब्रिस्तान पहुंचते ही गोलू देखता है कि वहां पे एक डरावनी सी चुड़ैल है, जो उसकी ओर आ रही है। गोलू और पापा डर जाते हैं। वो वहीं पे छिप जाते हैं। गोलू और उसके पापा छिपकर देखते हैं कि गोलू की मम्मी भी चुड़ैल की ओर आ रही है और चुड़ैल से कुछ बातें कर रही है। गोलू ये सब देखकर बहुत डर जाता है। उसके पापा गोलू को चुप रहने को कहते हैं और वहीं छिपे सब कुछ देखते रहते हैं। अब मम्मी वहां से घर की ओर जाने लगती है। चुड़ैल भी अपने कब्रिस्तान की ओर जाने लगती है। गोलू के साथ पापा भी मम्मी के पीछे पीछे जाने लगते हैं। तभी पीछे से चुड़ैल आ जाती है और पापा का गला दबाते हुए बोलती है, कौन हो तुम? पापा चिल्लाने लगते हैं। गोलू चुड़ैल को समझाते हुए बोलता है, हम दोनों को जाने दो, हम लोगों ने कुछ नहीं देखा, हम दोनों तो बस ऐसे ही घूमने आए थे इधर। इतना सब हो जाने पर भी गोलू की मम्मी धीरे धीरे अपने घर की ओर जा रही है और वो पीछे मुड़कर भी नहीं देखती। तभी पापा कहते हैं कि मुझे छोड़ दो। गोलू इतने में ही उस चुड़ैल से कहता है कि वो औरत जो तुमसे मिलने आई थी वो मेरी माँ है, हम दोनों को जाने दो। ये सुनकर चुड़ैल पापा के गले से हाथ हटा देती है। चुड़ैल गोलू और उसके पापा को जाने को कहती है। साथ में ये भी कहती है कि कभी इस कब्रिस्तान में दोबारा लौटकर मत आना, और चुड़ैल भी वहां से जाने लगती है। गोलू के पापा और गोलू दोनों बहुत डर जाते हैं। दोनों डरे हुए अपने घर की ओर जाने लगते हैं। घर पहुंचते ही देखते हैं
कि मम्मी बिस्तर पर सोई हुई थी। गोलू और उसके पापा ये देखकर एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी पापा गोलू को इशारे में कहते हैं कि माँ को उठाओ। गोलू आगे बढ़ता है। माँ अभी भी गहरी नींद में सो रही थी। गोलू अपने माँ को पास जाकर आवाज लगाता है। माँ उठ जाती है और हैरान होते हुए गोलू और पापा की ओर देखने लगती है। गोलू और पापा दोनों माँ से डरे हुए थे। माँ उठते ही गोलू से बहुत ही नॉर्मली पूछती है, क्या हुआ बेटा? जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। गोलू माँ को सारी बातें बताने ही जा रहा था कि पापा गोलू की बात काटते हुए बोलते हैं, कुछ नहीं हुआ, ठंड लग रही थी तो इसीलिए ब्लैंकेट के बारे में पूछ रहा था। ये कहकर गोलू और पापा दोनों बिस्तर पे आ जाते हैं और गोलू अभी भी डरा डरा आंखें बंद करता है। फिर तीनों सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद मम्मी अचानक से अपनी आंखें खोलती है और फिर गोलू का गला दबाते हुए पूछती है, तुम लोग कब्रिस्तान क्यों गए थे? गोलू जाग जाता है और उसके पापा भी जाग जाते हैं। दोनों मम्मी के इस अवतार को देखकर डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। तभी गोलू मम्मी को पीछे धक्का देते हुए पापा की ओर भागता है। फिर मम्मी नॉर्मली वहाँ से उठती है और गोलू से पूछती है कि क्या हुआ, सभी कोई जागे क्यों है अब तक? अचानक मम्मी के इस बिहेवियर से सभी सहमे रहते हैं, मानो कि मम्मी के अंदर किसी बुरी आत्मा का साया हो। तभी उस वक्त गेट के पास किसी के खटखटाने की आवाज आती है। गोलू डर जाता है। वो पापा की ओर देखने लगता है। तभी पापा दरवाजे की ओर बढ़ते हैं और दरवाजा खोलते हैं। लेकिन ये क्या, दरवाजे के पास कोई भी नहीं था। गोलू भी जल्दी से बिस्तर से उठ जाता है और दरवाजे की ओर जाता है। देखता है वहाँ कोई भी नहीं है। तभी मम्मी पीछे से गोलू की तरफ आते हुए कहती है, कोई भी नहीं है ना? आओ मैं बताती हूँ कि कौन है। मम्मी दरवाजे से बाहर निकलकर आगे आगे बढ़ती है। मम्मी कब्रिस्तान की ओर बढ़ रही थी। पीछे से गोलू और पापा आते रहते हैं। किसी को कुछ नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, बस मम्मी के पीछे पीछे आ रहे थे। कब्रिस्तान पहुंचते हैं। तभी अचानक से मम्मी गायब हो जाती है। कब्रिस्तान में अभी भी डरावनी आवाजें आ रही थी। तभी पीछे से मम्मी एक रॉड लेकर दौड़ते हुए गोलू और उसके पापा की ओर आती है। ये देखकर दोनों भागने लगते हैं। पीछे से मम्मी उसके और पापा की ओर रॉड लेकर भागती रहती है। तभी आगे से वो कब्रिस्तान वाली चुड़ैल आ जाती है। पापा और गोलू दोनों घबरा जाते हैं। दोनों को समझ नहीं आ रहा था अब करे तो क्या करें। पीछे मम्मी, आगे चुड़ैल। तभी चुड़ैल गोलू से कहती है, मैंने तुम्हारी मम्मी को अपने वश में कर रखा है। वो कब्रिस्तान वाला घर वो मेरा है। तुम लोग उस घर से चले जाओ, वरना अंजाम तुम लोग देख ही रहे हो। और वो चुड़ैल हंसने लगती है। इतने में ही मम्मी पीछे से आती है और गोलू को पकड़कर ऊपर उठा देती है और कहती है, चले जाओ मेरे घर से, चले जाओ। ये सब देखकर गोलू के पापा डर जाते हैं। वो मम्मी के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं, छोड़ दो मेरे बेटे को और मेरी पत्नी को, चले जाओ इसके अंदर से, हम लोग हमेशा के लिए वो घर छोड़कर चले जाएंगे। इतना कहते ही मम्मी गोलू को नीचे उतार देती है और खुद भी बेहोश हो जाती है। चुड़ैल अभी भी खड़ी सब कुछ देख रही थी। वो पापा से कहती है, ये कब्रिस्तान के पास हम चुड़ैलों का खंडर है। हम चुड़ैल इस कब्रिस्तान की देखभाल करते हैं और मीलों दूर यहाँ कोई नहीं रहता है। तुम लोग भी यहाँ से चले जाओ। ये कहकर चुड़ैल वहां से चले जाती है। तभी गोलू मम्मी को डरे हुए, सहमे हुए आवाज लगाता है, उठ जाओ मम्मी, उठ जाओ मम्मी। तभी मम्मी उठ जाती है और खुद को कब्रिस्तान में पाकर हैरान हो जाती है और गोलू के पापा से पूछती है, मैं यहाँ कैसे आई?
पापा दोनों को साथ में ले जाते हुए कहते हैं, चलो साथ में, बहुत लंबी कहानी है, रास्ते में बताता हूँ।